myself Kashaf Nimdar and welcome back to the Rahmat Insights. Today we are exploring the topic of medicinal chemistry. So the topic is combinatorial chemistry. So let me give you the background of this series. So combinatorial chemistry क्या है? इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ बिल्डिंग ब्लॉक्स को रिएक्टेंट्स को आपने सिस्टेमिकली रेपिटेटिवली कोवलेंट बॉन्ड्स के जरिए आपने जोड़ देना है आपस में जो कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा गुच्छा बन जाएगा यानी कि एक एरे ऑफ स्ट्रक्चरली डाइवर्स कंपाउंड्स बन जाएंगे जिनको आप कॉम्बिनेटोरियल लाइब्रेरी कहते हो सो इस पूरी कलेक्शन को हम एक लाइब्रेरी का नाम दे देते हैं सो हमारे पास जो रैपिड इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो टेक्नोलॉजी है उसने क्या किया है कि डेवलपमेंट ऑफ हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग मेथड्स कॉज किए हैं हमारे पास हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग का क्या ताल्लुक होता है कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री के साथ तो बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की तरक्की की वजह से HTS जो है मेथड बनाए गए हैं ये वो सब्सटेंस को टेस्ट करते हैं जो कि बहुत थोड़ी मिकदार में अवेलेबल हो अब इनको टेस्ट करने के बाद जो एक्यूरेट रिजल्ट्स अवेलेबल होंगे उन तमाम टेस्ट को हम हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग मेथड्स कह रहे होते हैं ठीक है तो हमें इसकी ज़रूरत ही क्या पड़ी व्हाट इज़ द नीड एंड व्हाट इज़ द रैशनल ऑफ द combinatorial chemistry we will discuss it further so basically ये ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक सिंथेसिस का ही एक प्रॉब्लम था कि जो पुराने ट्रेडिशनल प्रोसेसेस थे वो एक ही वक्त में एक कंपाउंड बनाया जाता था जो कि एक बहुत स्लो प्रोसेस था तो HTS की प्रोसेस की वजह से जो ड्रग्स की ज़्यादा से ज़्यादा फासन रिजल्ट्स हैं और एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं वो जनरेट किए जा सकते हैं सो एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ द टेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल होता है इसमें और ये टेस्ट जो है एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा होता है इसी तरह से ये टेक्नोलॉजी जो है रैपिड प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस कॉज कर रही होती है सो R&D के सेक्शन में डिक्लाइन सो बेसिकली इन 20-25 सालों में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की जो प्रोडक्टिविटी थी उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई सो इन द ईयर 2003 पिछले 50 सालों के मुकाबले में सबसे कम नए ड्रग्स अप्रूव हुए और उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गई और इसी तरह से इस प्रोसेस को स्टार्ट किया गया सो दैट testing that cannot be met by the traditional approach to the organic synthesis which is usually geared to the production so basically इनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए एक कंपाउंड एट अ टाइम बनाना इसको इम्प्रूव करने के लिए हमने ये टेक्निक्स यूज की so despite the evolution in the drug and the development technologies as I have already discussed in 20 to 25 years there was the steady decline over the 20-25 years so very less drugs were approved in 1990s, combinatorial methods were creating diverse chemical libraries of peptides, non-peptides, oligomers, peptidomimetics, small molecules, natural products like organic molecules. They all were developed in 1990s. But they also allowed the simultaneous synthesis of the large number of possible compounds in the combinatorial library. So the building block and their rapid availability for the HTS is the reason for is the rationale, is the need for the combinatorial chemistry. So the combinatorial synthesis of the large chemical libraries, they were followed by HTS. They were helpful in rational drug design, speeding up the process in the drug discovery, efficient screening and testing of combinatorial library. They were lowering the cost associated with the research and development. So the increase in understanding and the maturation of the field of combinatorial chemistry, the computational chemistry. Now it is more clearer that combining two lead to higher hit and lower attrition rates. So जितना ज़्यादा कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री को यूटिलाइज किया जाएगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास जो हिट एंड ट्रायल मेथड है वो कम हो जाएगा और जो अट्रीशन रेट है यानी कि जो ड्रग्स की प्रोडक्शन का रेट फेल होने का है वो कम हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस है जो कि डिज़ाइन करता है और स्क्रीन करता है वर्चुअल केमिकल लाइब्रेरीज को थ्रू द इन सिलिको प्रायर टू द एक्चुअल सिंथेसिस सो जब आप प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले इन सिलिको टेस्टिंग कर लेंगे उनकी स्क्रीनिंग कर लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा आपके जो
कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, आपकी जो स्क्रीनिंग ऑफ द लाइब्रेरीज है वो इजी हो जाएगी। इसी तरह से कंप्यूटर असिस्टेड ड्रग डिजाइनिंग जो है वो इजी हो जाएगी। तो इसके लिए आपको जनरेशन ऑफ डिफरेंट वर्चुअल लाइब्रेरीज एनालॉग्स की डॉकिंग करनी होगी, इनसे को स्क्रीनिंग करनी होगी, ताकि ये जो रैशनल प्रोसीजर है ना ड्रग डिस्कवरी प्रोग्राम में, इसको यूटिलाइज किया जा सके। सो जब भी आप कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री और कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड डिज़ाइन को आप कंजक्शन में लेके आते हैं, ठीक है, इनको आप एक साथ स्टडी करते हैं, तो कंप्यूटर पर ही आपने नए मॉलिक्यूल्स को डिज़ाइन करना है। लैब में आपने असली सिंथेसिस करने से पहले जो कि आपने विजुअल केमिकल लाइब्रेरीज जनरेट की हैं, आपने एनालॉग डॉकिंग कर ली है, आपने सिलिको कंप्यूटर पर ही स्क्रीनिंग वगैरह करके उसके स्टैंडर्ड प्रोसीजर आपने बना लिया है, तो उसकी वजह से आपका जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो इंक्रीज होगी। जो हिट्स जो नए हिट्स ड्रग कैंडिडेट है वो आपको मिलेंगे, ठीक है। दिस वाज द समरी ऑफ दिस पैराग्राफ। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द मेथड्स ऑफ जनरेटिंग combinatorial libraries. So basically it is solid phase synthesis and solution phase synthesis. So there are two different methods. सॉलिड फेज सिंथेसिस का मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। ये एक हेटेरोजेनस रिएक्शन होता है, इसमें आपने रिएक्टेंट्स अलग अलग फेजेस में लेने हैं, ठीक है। उनको आपने टारगेट मॉलिक्यूल के एक वेल ऑर्डर्ड प्रोसेस में लेके जाना है। उसके बाद जो सॉलिड स्पोर्ट यानी कि रेजिन को आपने हेल्प आउट करनी है, ताकि वो उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स को ज्वाइन कर सके, और ये मल्टी स्टेप सिंथेसिस के बाद जो है टारगेट मॉलिक्यूल बन जाता है। और सॉलिड सपोर्ट को यूज करना है आपने, और उसको जब क्लीवेज कर देंगे तो ये बन जाएगा, यानी कि आपने रेजिन को लिंकर के साथ जोड़ा, उसके बाद आपने एक अटैच बिल्डिंग ब्लॉक जनरेट कर दिए उसके साथ ही। उसके बाद जो डी प्रोटेक्शन होगी और रिएक्टेंट्स बनेंगे, वो क्या होगा, वो इलोंगेशन करवाएंगे और उसकी बेस पे आपने क्लीवेज कर देनी है, और जो टारगेट मॉलिक्यूल है और जो रेजिन और लिंकर है वो जनरेट हो जाएंगे। सो लेट्स गेट इनटू दिस सॉलिड फेज सिंथेसिस। सॉलिड फेज सिंथेसिस एक हेटेरोजेनस रिएक्शन है, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। इसमें एक टारगेट मॉलिक्यूल होगा जो आपने सिंथेसाइज करना है, ठीक है, वेल ऑर्डर्ड सेट्स ऑफ अरेज। बिल्डिंग ब्लॉक आपने अटैच कर देना है एक सॉलिड स्पोर्ट के साथ। अब प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल हमारे पास यह है कि एक बिल्डिंग ब्लॉक को आपने कंटेनिंग द मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स, उसको आपने कपल करवा देना है एक सॉलिड स्पोर्ट या केमिकल फंक्शनैलिटी के साथ। अब ये एक मल्टी स्टेप सिंथेसिस है, ये ट्रांसफॉर्म करता है bound the building block into the target molecule, which is eventually cleaved from this spore. So you can see there is one resin, then there is the linker and the building block. आपने linker और resin को attach करवा दिया, उसकी वजह से आपने डी प्रोटेक्शन करवानी है। जब आपने उसमें एडिशन ऑफ एक रिएक्टेंट का एडिशन करवा देना है, तो उसकी वजह से डी प्रोटेक्शन फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब डी प्रोटेक्शन हो गई, तमाम साइड्स में से जो क्लीवेज कॉज हुई है, रेजिन और लिंकर जो है वो सेपरेट हो जाएंगे और हमारे पास एक टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। सो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास क्या होंगी सॉलिड फेज सिंथेसिस की। सॉलिड फेज सिंथेसिस में हमें एक सॉलिड स्पोर्ट चाहिए, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस डायग्राम। उसके बाद हमें एक एंकर चाहिए होगा, या तो वो लिंकर हो सकता है या वो स्पेसर हो सकता है। इसी तरह हमारे पास होता है एक प्रोटेक्शन ग्रुप, ठीक है। उसके बाद एक क्लीवेज रिएजेंट हम यूज करेंगे, जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास ये दो सॉलिड स्पोर्ट्स आ गई, ठीक है। अब हमारे पास लिंकर जो है वो एक एंकर के तौर पे काम कर रहा होगा। उसके बाद हमने इसमें एक डी प्रोटेक्शन ऐड करनी है, ताकि रिएक्टेंट के ऐड होते ही जो डी प्रोटेक्शन की वजह से मॉलिक्यूल्स जो है वो क्लीवेज करें और अपना टारगेट मॉलिक्यूल जनरेट करें। सॉलिड स्पोर्ट हमारे पास रेफर करते हैं क्रॉस लिंक या इनसॉल्युबल सॉल्वेंट स्वेलेबल पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। ये इनर्ट होना चाहिए ताकि ये सिंथेसिस की कंडीशंस को जो है सूटेबल रहे उसमें। इनकी प्रॉपर्टीज, ये सॉल्वेंट को अपने अंदर स्वेल कर दे और उसकी वजह से इंसॉल्युबल हो, स्टेबल हो, उस रिएक्शन में इनर्ट हो, इसीलिए उसकी एग्जांपल होगी पॉलीस्ट्रीन रेजिन। सो उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, पॉलीअमाइड रेजिन, उसके बाद सेलुलोज, ये सब हमारे पास
उसके बाद हमारे पास आ जाती है कोटेड ग्लास एंड सिरेमिक पीन्स। ठीक है, अब ये पीन्स और माइक्रोचिप्स के जरिए जो जुड़ी हुई होती है। एंकर हमारे पास एक रेजिन इमोबिलाइज फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, इसमें एक क्लीवेबल कपलिंग साइट होती है। लिंकर जो होता है ये बाय फंक्शनल मॉलिक्यूल है। सो बेसिकली इसने जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको एंकर करके रखना है, उनको पकड़ के रखना है, सॉलिड सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, और ये इरिवर्सिबली अटैच्ड हुए होने चाहिए टू द सॉलिड सपोर्ट, इजीली क्लीवेबल होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए, रीजनरेट टू द ओरिजिनलिटी लिंक्ड फंक्शनैलिटी। So what is the example? Example of the linker is carboxylic acid linker. What is spacer? So basically spacer is the functional moiety between the solid spore and the linker. ये reduce करता है steric hindrance को, ये रहता है solid spore के बाद भी, उस cleavage को cause करने के बाद भी उसी तरह से remain रहता है। ठीक है, ये अपने आप को utilize नहीं होने देता। प्रोटेक्शन ग्रुप हमारे पास क्या होते हैं? सो प्रोटेक्शन ग्रुप हमारे पास ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कि यूज करता है अपने तमाम रिएक्टिव साइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। The order of deprotection ensures that the reaction proceed in the desirable manner. So it is intended to be taken place in the reaction, particularly on the reactive side. So there are many functional groups that could be of alcohol, that could be of amine, likewise they are carboxylic group, likewise they are carbonyl group. So the protecting group of alcohol, they are acetyl, benzoyl, benzyl, methyl, oxyl, alkyl, or metho, oxy, aryl, ether. Likewise, amine, tert, butyl, oxycarbonyl, 9-fluoroenyl, methyl, oxycarbonyl, carbamate, acyl, benzyl. In carboxylic group, there is methyl ether, benzyl ester, tert butyl ester, and carbonyl, acetyl, ketyl groups. So the cleavage reagents used in combinatorial chemistry, they are cleavage reagents, acids, bases, enzymes, and the electromagnetic radiations. So let's discuss the methodology. So in the solid phase synthesis, likewise I have already discussed, they are the heterogeneous reaction. Building blocks, they are coupled to the solid sport with the chemical functionality. It is present in the solid sport. अब ये एक मल्टी प्रोसेस मल्टी स्टेप सिंथेसिस है जो कि बाउंड करती है बिल्डिंग ब्लॉक को इनटू द टारगेट मॉलिक्यूल। अब आप देख सकते हो कि एक रेजिन है, उसने हमारे पास एंकर के तौर पे एक मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड है। अब आपने एक प्रोटेक्शन ग्रुप उसमें अटैच किया हुआ, जब हमने उसमें डी प्रोटेक्शन करवा देनी है तो आपने कोई स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किया, डी प्रोटेक्शन की वजह से उसका जो लिंकर है वो एक्टिवेट हो जाएगा, उसकी वजह से कपलिंग रिएक्शन होगा और वो एक क्लीवेज को कॉज करने के बाद जो टारगेट पेप्टाइड है वो जनरेट हो जाएगा। एप्लीकेशंस हमारे पास क्या होती हैं सिंथेसिस की, सॉलिड फेज सिंथेसिस की? सो बेसिकली डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड from the benzodiazepines, benzopyrene derivatives and एपिबेटिडीन, जो हमारे पास मॉलिक्यूल है उनके सेंसेस में ये सब प्रोसेसेस में ये इन्वॉल्व होते हैं। एडवांटेजेस हमारे पास आ जाते हैं ईज ऑफ आइसोलेशन, यानी कि आपके लिए फिल्ट्रेशन बहुत इजी हो जाती है, रिमूवल ऑफ अनरिएक्टेड रिएजेंट्स पॉसिबल हो जाता है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस की। बेसिकली आई एम गोइंग टू गिव यू द ओवरव्यू ऑफ द सॉल्यूशन फेज। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो कि साइमल्टेनियसली एक वेसल में आपने वेल ऑर्डर्ड सेट्स में आपने सॉल्यूशन के अंदर आपने करवाना है परफॉर्म। रिएक्शन वेसल में बिल्डिंग ब्लॉक सॉल्वेंट में होते हैं, ठीक है, उसमें किसी सॉल्युबल स्पोर्ट से आपने अटैच करवाना है। सो इस प्रिंसिपल को अब हम रीड करेंगे। वो कंपाउंड जो कि हमारे पास डिफरेंट मेंबर्स को या वन सेट ऑफ सिमिलर कंपाउंड्स को एक दूसरे के साथ अटैच करवाए। द रिएक्शन वेसल इट कंटेन्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स which dissolved in the solvent or attached in the soluble sport। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस की। ठीक है, इसमें अब आप देखोगे कि आपने कोई स्पोर्ट के बगैर कोई काम करना है।
सोल्यूशन फेज में आपने कोई सपोर्ट यूज नहीं करना। जो पैरेलल सिंथेसिस जो है ना अमाइनो थायोजोल वो यूज हो रही है। तो ये एक सिंगल वेसल सिंगल प्रोडक्ट प्रोसेस है। इसमें आप देख रहे हो कि इस प्रोसेस में आप देख रहे हो कि पैरेलल सिंथेसिस जो है ना सिंगल वेसल के जरिए हो रही है, यानी कि अनसब्स्टिट्यूटेड थाई यूरिया जो अल्फा ब्रोमो कीटोन उसको आपने 70 डिग्री सेल्सियस पे आपने 5 घंटे के लिए ठीक है रिएक्ट करवाना है। दो अमाइनो थायोजोल का जो रिएक्शन ग्रिड बन जाएगा उसकी वजह से BK1 से BK4 और SU1 से SU5 के 5 कॉम्बिनेशन ग्रिड्स हमारे पास बन गए। ठीक है, यू कैन सी ऑन द स्लाइड। लाइकवाइज लाइब्रेरीज को आपने मिक्सचर्स डिफरेंट जनरेट करने, एसिड क्लोराइड अमाइन को मिलाकर आपने अमाइड्स बनाने। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। सो आपने यहाँ पर एसिड क्लोराइड को अमाइन के साथ अटैच करवाया। अब ये केमिकल रिएक्शन जो है रिजल्ट करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। अब जैसे ही इस मिक्सचर में सारे केमिकल ए जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे केमिकल बी में, तो मिक्सचर ऑफ 15 कंपाउंड्स विल बी जनरेटेड। लाइकवाइज जब B1 से A1 जनरेट होगा तो उसमें हमारे पास 15 कंटेनिंग दी कंपाउंड्स जनरेट हो जाएंगे। तो ये सारी हमारे पास लाइब्रेरी एक जनरेट हो गई है कंपाउंड्स की बाय यूजिंग द solvent solution phase synthesis. Solution phase synthesis using polyethylene glycol. So polyethylene glycol एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप हाइड्रोक्सी ग्रुप्स मौजूद होते हैं एट द एंड ऑफ द चेन। अब कॉम्बिनेटोरियल सिंथेसिस जो होती है उस सॉल्यूशन में मोनोमिथाइल पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल को यूटिलाइज करके उसके प्रेसिपिटेट्स बना देते हैं हम। ठीक है, बाय यूजिंग द डाइथाइल ईथर। now you can see on the screen that आपने इस प्रोसेस के जरिए पहले बिल्डिंग ब्लॉक जैसे कि हमारे पास स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है इसके अंदर, हमने मोनोमिथाइल पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल को यूटिलाइज किया, उस रिएक्शन को प्रोसीड करवाया, तो इसके हमारे पास प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। अब इसके एडवांटेजेस को हम स्टडी करते हैं। बेसिकली ये सिंथेसिस जो है ना वो पॉसिबल होती है बाय द लीनियर एंड द कन्वर्जेंट अप्रोच। It is the unmodified traditional organic reaction. It does not require the additional synthesis steps. So it is attached to the initial building block. Final product is not likely to be contaminated and it is easy for the characterization. So what are the applications? So basically इसकी applications में ये है कि आप peptides, different substituted benzoxyzones, oxynones और synthesis कर सकते हो आप हाइडेंटोइन और साथ ही साथ लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन, फ्लोरस फेज एक्सट्रैक्शन वगैरह इन सब में इन्वॉल्व होती है। वन बीड वन कंपाउंड लाइब्रेरी, स्पेशली एड्रेसेबल लाइब्रेरीज जो है इन्वॉल्व होती है। सो दैट्स इट फॉर कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री। अब इसको समराइज करती चलूं कि वन बीड वन कंपाउंड लाइब्रेरी इस तरह से जनरेट होती है कि आपने रेजिन्स को डिफरेंट बीड पर एक किस्म का यूनिक कंपाउंड बनाना है। आपने प्री इनकोडेड लाइब्रेरी जनरेट करनी है, इन्हीं मॉलिक्यूल्स के साथ आपने डिफरेंट केमिकल टैग्स लगा देने हैं। ठीक है, जो कि उनके कोड्स होते हैं जिनसे आप उनको पहचानते हो, उनको लेबल करते हो। अब आपने स्पेशली एड्रेसेबल लाइब्रेरीज जनरेट कर दी। अब इन तमाम कंपाउंड की जो एक प्लेट है या उनका जो एक फिक्स लोकेशन एड्रेस होता है वो आपने आसानी से ट्रैक करना है। कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री की अगर हम एक बार समरी देखते चलें तो हमने इसमें दो चीजें देखी। एक हमने देखी solid phase synthesis SPS and then we discuss the solution phase synthesis. So दोनों में एक ही डिफरेंस है कि एक में आप जो है सॉलिड बेस हेट्रोजेनियस रिएक्शन को लेके चल रहे हो जिसमें आपने सॉलिड सपोर्ट देनी है और एक में आपने सॉलिड सपोर्ट नहीं देनी है, आपने उसमें लिक्विड का यूज करना है। ठीक है, उसमें आपने देखा कि एक रेजिन को लिंकर के साथ अटैच करके ठीक है बिल्डिंग ब्लॉक को आपने एक एलोंगेशन प्रोवाइड कर दी, उसके बाद डी प्रोटेक्शन करनी है बाय एडिंग अ रिएजेंट व्हिच विल लेड टू द क्लीवेज
और वो क्या करेगा, टारगेट मॉलिक्यूल पे अटैच हो जाएगा, उसकी वजह से रेजिन और लिंकर आपस में अटैच होंगे। ठीक है, उसके हमारे पास 4 बेसिक कंपोनेंट्स थे। सॉलिड स्पोर थी, एंकर थी, प्रोटेक्शन ग्रुप्स थी और क्लीवेज रिएजेंट्स थे। और सॉल्यूशन फेज हमारे पास सिंथेसिस में हमने एक ऐसा वेसल यूज किया था जिसमें लिक्विड को यूज करके हमने सॉल्वेंट को यूज करके अपने प्रोडक्ट को बनाना, यानी कि सॉल्युबल स्पोर्ट प्रोवाइड करनी है। तो उसकी आगे से हमने फर्दर 2-3 टाइप्स देख ली। एक हमने देखी क्या आपने उसमें सॉलिड स्पोर्ट को यूज करे बगैर किस तरह से सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस करनी है। फिर आपने देखा कि सॉल्यूशन फेज में पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल को एज सॉल्युबल स्पोर्ट यूज करेंगे। उसके बाद आपने देखा कि आप किस तरह से इन दोनों प्रोसेसेस को फर्दर गो थ्रू करेंगे। ठीक है, और कम्बिनेटोरियल लाइब्रेरी को जनरेट करेंगे। So that's it for today's lecture. Let me know what you want to visit and see next for the lectures. So today's it's goodbye. Kindly like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel.